अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा प्रणाम है। सर्वप्रथम मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त एवं राज्य विश्वविद्यालय कार्य, यह जो फेसबुक पेज है जिसको संचालित करने वाले समस्त लोगों, कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लॉकडाउन की अवधि में अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया। आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो वर्तमान परिदृश्य में मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता, यह विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय की आज चर्चा करने की आवश्यकता क्यों हुई? कई सारे हमें यह विषय सुनते ही कई सारे प्रश्न हमारे दृष्टि पटल पर आते हैं। क्या वर्तमान में मूल्यों का ह्रास हो रहा है? क्या कोई मूल्य आधारित शिक्षा भी प्रदान की जाती है या कभी इसका स्वरूप रहा है? या वर्तमान में यदि मूल्य विहीन समाज हो तो भी क्या संकल्पना हो? इत्यादि कई सारे प्रश्न इस विषय को सुनते ही हमारे मन पटल पर आते हैं। हम इन सभी विषयों का साथ ही साथ कैसे इस समाज में पुनः मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है, इन सारे विषयों को हम आज के इस चर्चा सत्र में जानेंगे। चूँकि मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत का प्रत्येक विद्यार्थी अपने विषय का प्रतिपादन, किसी भी पद का प्रतिपादन सर्वप्रथम उसमें निहित शब्दों के एक एक सह अर्थ के माध्यम से करता है। उसी क्रम को अपनाते हुए यह जो वर्तमान परिदृश्य में मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता, यह एक पद है। इसमें कई सारे शब्द हैं जिसको हम सभी यदि अर्थसह एक एक शब्द का अर्थ हम सभी जानें तो वर्तमान परिदृश्य, यह दो शब्द हमें सबसे पहले प्रतीत होते हैं। वर्तमान परिदृश्य को आप सभी बड़े ही अच्छे से हम सभी ही जानते हैं कि यह जो समसामयिक स्थिति है उसमें मूल्य आधारित शिक्षा की क्या महत्ता है, क्या महत्व है। अब दो शब्द यहाँ पर प्रमुख और है, एक है शिक्षा और एक है मूल्य। शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या है, इस विषय पर यदि हम विचार करें तो शिक्षा के हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कई अर्थ किए हैं। शिक्षा के अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए उसका हम विभागशः कई स्वरूप में अर्थ कर सकते हैं। जैसे एक शाब्दिक अर्थ, सर्वप्रथम हम शाब्दिक अर्थ पे ही चर्चा करें तो शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानार्जन या अधिगम या सर्वदा सीखने की एक प्रक्रिया। यह एक सामान्य रूप से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका यदि हम अंग्रेजी रूपांतरण देखें तो एजुकेशन के रूप में जाना जाता है यह शिक्षा शब्द, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से बनता है, जिसका भी अर्थ अधिगम या सीखने की एक प्रक्रिया को माना जाता है। या फिर अंग्रेजी में और भी कहें तो टू ब्रिंग आउट या टू लीड आउट, इस रूप से हम शिक्षा के अर्थ को शाब्दिक रूप में समझते हैं। शिक्षा के अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए यदि हम और थोड़ा आगे चलें तो इसका एक व्यापक अर्थ भी हमारे शिक्षा शास्त्री करते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है
जो जन्म से लेके ते की मृत्यु पर्यंत सीखने की एक प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति का जब जन्म होता है, उस अवस्था से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होती है, प्रत्येक पल वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह शिक्षा का जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ में सम्मिलित होता है। अब और हम क्रम में आगे चलें तो कुछ शिक्षा शास्त्री या हम सामान्य रूप से शिक्षा का एक संकुचित अर्थ भी हमें प्रतीत होता है। संकुचित अर्थ मित्रों उसे कहेंगे कि जो विद्यालय या महाविद्यालयों में सामान्य रूप से औपचारिक रूप से जो शिक्षा दी जाती है वो संकुचित अर्थ होता है। मतलब एक प्रतिदिन आप क्लास में गए, कक्षा में गए, वह जो है वो संकुचित अर्थ के रूप में शिक्षा का आती है। इसके बाद हम यदि इन शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ इत्यादि अर्थों के विषय में और चर्चा करें तो विश्लेषणात्मक अर्थ या उसका वास्तविक अर्थ अब हम जानें तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है मानव का सर्वांगीण विकास करना। मानव का किस प्रकार से चहुमुखी विकास हो, शिक्षा हमेशा यही प्रेरित करती है। मेरे नज़रिए में व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वही वस्तु स्थिति में शिक्षा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और विद्या को सामान्य रूप से लोग समान अर्थ समझते हैं। वस्तु स्थिति में दोनों के अर्थों में भिन्नता है। शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है, विद्या जो है वो भी विद धातु से बनती है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है, अधिगम होता है। वस्तु स्थिति में जो विद्या है वो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराती है, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाती है, उसका चरित्र का उन्नयन करती है, वो विद्या है। और शिक्षा जो है वो सामान्य रूप से हम जो सीखते हैं वो एक प्रक्रिया है, किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेना। लेकिन बौद्धिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य विद्या करती है। फिर भी यदि हम देखें तो लगभग कई संप्रत्ययों में शिक्षा और विद्या को हम एक ही आधार माने, दोनों का एक ही स्वरूप माने, दोनों को एक ही परिपाटी में माने, तो शिक्षा और विद्या की जो परिभाषाएं, शिक्षा और विद्या का जो संप्रत्यय हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी सनातन परंपरा में मिलती है, जो परिभाषाएं हमें प्राप्त होती है, उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ईशावास्योपनिषद जो कहते हैं वो शिक्षा के अर्थ को दर्शाते हैं कि विद्यया अमृतम अश्नुते। जो विद्या है वो अमृत की प्राप्ति कराती है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, वह विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता में ही विद्या के स्वरूप को और स्पष्ट तरीके से प्रतिपादित किया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस ज्ञान के समान, इस विद्या के समान इस संसार में और भी कोई दूसरी वस्तु पवित्र नहीं है। ऐसे ज्ञान की, ऐसा विद्या का यह स्वरूप हमें अपने सनातन ग्रंथों में प्राप्त होता है। शिक्षा का नाम आत्म साक्षात्कार भी है। अब हम इसी क्रम में विद्या और शिक्षा के जो आधुनिक अर्थों में देखें, आधुनिक आचार्यों के अर्थों को जानें, तो हम हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हुए हैं, उनके अनुसार यदि हम शिक्षा के अर्थों को समझें तो शिक्षा का से अभिप्राय बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता की शक्तियों का विकास करना है, का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा है। यह महात्मा गांधी जी का कथन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात शिक्षा पूर्णता को प्रदान करती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के भी अर्थों को समझें तब हम शिक्षा के सही अर्थ पर और जानेंगे। वैसे जो विचार, जो परंपरा
हमारी सनातन परंपरा में शिक्षा का स्वरूप हमें बताया गया है, या विद्या का स्वरूप जो बताया गया है, वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर भी हम आधुनिक दार्शनिकों के विचार में जानें तो जॉन डीवी जो कहते हैं, उनके अनुसार एक दार्शनिक हुए हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी अंतर्निहित शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है। यह जॉन डीवी कहते हैं। टीपी नन कहते हैं कि व्यक्तित्व की समग्र अभिवृद्धि ही शिक्षा है। एजुकेशन इज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों को या हमारे प्राचीन विद्वानों को या धर्म ग्रंथों में शिक्षा के अर्थों को समझें तो शिक्षा केवल और केवल शिक्षा का एक उद्देश्य मानव के विकास से है। मानव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, वह शिक्षा है। अब जो प्रदत्त विषय है, प्रस्तुत विषय जो चल रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता, इसका जो दूसरा शब्द है वह मूल्य है। मूल्य का भी हम यदि शाब्दिक अर्थों पर विचार करें तो मूल्य शब्द संस्कृत की मूल धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है गुण, महत्व या दाम। मूल्य एक अमूर्त गुण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित होता है तथा उसके महत्व को दर्शाता है। और स्पष्ट रूप में यदि हम मूल्य के अर्थ को समझें तो समाज में या समूह में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं। वह समाज उसके उचित और अनुचित का निर्णय करता है। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका एक स्टैंडर्ड निर्मित होते हैं, प्रमाप निश्चित होते हैं, मानक निश्चित होते हैं। वह जो मानक है वही वस्तु स्थिति में मूल्य है। वह हमें ज्ञात कराते हैं कि यह सत्य है, यह उचित है, यह अनुचित है। यह मूल्य की परिभाषा एक सामान्य अर्थ में समझते हैं। पुनः इसी के अग्रिम क्रम में मूल्य को हम अंग्रेजी के अर्थ में जानें, अंग्रेजी का इसका रूपांतरण समझे तो वैल्यू के रूप में मूल्य को जाना जाता है। वैल्यू शब्द भी लैटिन भाषा के वैलेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ भी गुण या उपयोगिता या किसी वस्तु की विशेषता को दर्शाना होता है। इस मूल्य के समानार्थक अर्थ को हम सनातन परंपरा से जानें तो मूल्य का समानार्थक या समानवाची शब्द शील है। हमारे धर्म ग्रंथों में शील को ही मूल्य के रूप में माना गया है। और शील या मूल्य हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक ऐसी आचार संहिता है, वह एक ऐसे सद्गुणों का समूह है जिससे व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय करता है, अपने व्यक्तित्व के विकास का निर्णय करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। इस मूल्य के अंतर्गत उसके विश्वास, धारणा, मनोवृत्तियाँ इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। और कहा भी जाता है कि जिसके पास मूल्य होता है, जो मूल्यवान व्यक्ति होता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। महाभारत में कहा गया है बड़े ही अच्छे से शील शब्द के अर्थ में, मूल्य शब्द के अर्थ में, कि शीलेन ही त्रयो लोकाः शक्या जेतुम न संशयः नहि किंचिद असाध्यम वै लोके शीलवताम भवेत्। अर्थात जो शीलवान मनुष्य है, जिसके अंतर्गत शील निहित है, जिनके अंतर्गत मूल्य निहित है, उसके लिए इस तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वह प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात शीलवान मनुष्य सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। भर्तृहरि शील के अर्थ को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदम शीलम परम भूषणम। शील को उन्होंने परम भूषण कहा है भर्तृहरि जी ने। पाश्चात्य विद्वानों में एक शेवर दार्शनिक हुए हैं जो कि शील की परिभाषा इस रूप में करते हैं कि
मूल्य योग्यताओं के आकलन हेतु नियम एवं स्तर है। अर्थात जो मूल्य होते हैं वह किसी योग्यताओं को आकलित करने का काम करते हैं, आकलन करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम मूल्य के अर्थ को यदि हम जानें तो मूल्य वस्तुतः एक गुण है, एक महत्व है, किसी वस्तु या व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है। यह मूल्य का एक व्यापक अर्थ है। इसी क्रम में मूल्य के कई प्रकार भी निश्चित किए गए हैं। कई प्रकार से हम मूल्य को परिभाषित कर सकते हैं, उसके प्रकार को दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे समाज में, हमारी सनातन परंपरा में नैतिक मूल्य हुए, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, आर्थिक मूल्य, भौतिक मूल्य इत्यादि रूप से हम तमाम तरीके से मूल्य को विभाजित कर सकते हैं, मूल्य को परिभाषित कर सकते हैं, मूल्य का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी मूल्य के वर्गीकरण के लिए यदि हम इसके दृष्टिकोण के आधार पर हम विचार करें कि किस प्रकार से हम सामान्य जनमानस में मूल्य को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, तो दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के मूल्य प्रतीत होते हैं, एक सकारात्मक मूल्य और एक नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, न्याय, ईमानदारी इत्यादि सभी गुण सकारात्मक मूल्यों के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। एवं नकारात्मक मूल्यों के अंतर्गत अन्याय, कायरता, हिंसा इत्यादि गुणों में नकारात्मक मूल्य समाहित होते हैं। इनको गुण क्या कहेंगे? दुर्गुण है ये सब। इसी क्रम में मूल्य को हम क्षेत्रों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यदि हम परिभाषित करें तो कुछ हमारे यहाँ सामाजिक मूल्य बताए गए हैं, मानव मूल्य बताए गए हैं, भौतिक मूल्य बताए गए हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य बताए गए हैं। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत अधिकार, कर्तव्य, ईमानदारी इत्यादि सभी समाहित होते हैं। मानव मूल्यों में नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, अहिंसा इत्यादि का समावेश हम मानव मूल्यों में करते हैं। और भौतिक मूल्य वह है जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और सबसे ज़्यादा यह हमें दृष्टिगोचर भी होता है कि मकान, वस्त्र एवं भोजन, इसकी जो व्यवस्था की संकल्पना है वह भौतिक मूल्यों के अंतर्गत समाहित होते हैं। सौंदर्यात्मक मूल्य भी हमारे यहाँ कहे गए हैं, प्रकृति से प्रेम करना, कला इत्यादियों में अभिरुचि होना, ये सब सौंदर्यात्मक मूल्य हैं। आर्थिक मूल्यों का भी आज चरमोत्कर्ष है, अर्थ प्रदान यह युग है कि विद्या अर्थ करी होनी चाहिए। तो ऐसे आर्थिक मूल्य भी हमें दिए गए हैं। मूल्यों का वर्गीकरण इसी क्रम में कार्यक्षेत्र के आधार पर भी किया जाता है कि हम जिस कार्य में कार्य करते हैं, जहाँ हमारा कार्य करते हैं वहाँ हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारा उत्तरदायित्व होता है, हमारे ईमानदारी होती है। ये जो मूल्य हैं ये कार्यक्षेत्र से संबंधित मूल्य हैं। हमें अपने कार्यक्षेत्र में इन सभी मूल्यों का ध्यान रखना होता है। अब प्रस्तुत विषय में हमने मूल्य का अर्थ समझा, शिक्षा का अर्थ जाना। वर्तमान परिवेश में यह मूल्य आधारित शिक्षा का संप्रत्यय कहाँ से उत्पन्न होता है? क्या इसकी अलग से शिक्षा दी जाती है या यह स्वतः सीखने की प्रक्रिया है? इस पर यदि विचार करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी सनातन शिक्षा परंपरा है, वो अति प्राचीन रही है, वैज्ञानिक रही है, परिपोषित रही है और मूल्यों से युक्त रही है। ज्ञान परंपरा के विषय में यदि हम चर्चा करें तो अथाह ऐसे ज्ञान के भंडार हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में निहित है। आज जो भी हमें इस चराचर लोक में दिखाई देता है उनका कहीं ना कहीं मूल, कहीं ना कहीं आदि स्थान हमारे चाहे हमारा ज्योतिष शास्त्र लो, खगोल विज्ञान लो, चिकित्सा विज्ञान लो, हमारी परंपरा में एक उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। पद्धति थी। हम जब मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं तो वह गुरुकुल पद्धति थी। वहाँ पर
एक अलग ही दिव्य वातावरण होता था। अध्यापक गुरु के प्रति शिक्षक का एक दायित्व होता था, शिक्षक का गुरु के प्रति दायित्व होता था। परस्पर पर एक सम्मान के भाव से जीवन यापन चलता था और मूल्य का स्वयं प्रस्फुटन या कहो तो यूं ही बिना किसी व्यवधान के मूल्यों का आत्मसातीकरण व्यक्ति के अंतर्गत हो जाता था। मूल्य व्यक्ति इंसान स्वतः सीख जाता था। उस स्थिति देखेंगे हम, हमारी को देखेंगे, प्राचीन देखेंगे, जिस प्रकार का हमारा मूल्य व्यक्ति जन्म से ही सीखता है। यह मूल्य आधारित शिक्षा के हमारे प्राचीन सत्य हैं, प्राचीन परंपरा अनुसार के अनुसार हम थे, परंपरा थी। नित्य कर्मों का हम, अपने कर्तव्यों का हम बड़े सजगता से ध्यान रखते थे और उनके निर्वाह के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे, सतत कार्यशील रहते थे। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना थी, राष्ट्र सेवा की भावना का विकास चरमोत्कर्ष पे था। इत्यादि सभी कारणों से, इत्यादि अनेक कारण ऐसे हैं जिनके कारण से भारत हमारा विश्वगुरु रहा है, रहा था। और ऐसी कई सारी अवधारणाएं हैं जिनके कारण स्वयं आत्मसातीकरण होता था। मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था थी, मूल्य आधारित सामाजिक परिवेश था, मूल्य आधारित संपूर्ण परिक्षेत्र था। आज इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्यों हमें पृथक से एक नैतिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में लाना पड़ रहा है? क्या कारण रहे मूल्यों के ह्रास के लिए? मूल्यों के पतन में क्या कारण है? यदि इस पर हम विचार करें तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विभिन्न वर्ण, विभिन्न समुदाय के लोग अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करते थे। एक उसको कर्तव्य मानकर, उसको अधिकार मानकर अपने अपने कर्मों को बड़ी ही निष्ठापूर्वक करते थे। लेकिन जब मूल्यों के ह्रास के क्रम में सर्वप्रथम जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति आई, या यूँ कहें मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई, उन्होंने देखा कि यदि हमें भारत पर राज्य करना है या भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, तो उन्होंने जहाँ यहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ देखी, लोगों की संस्कृति देखी, लोगों की विचारधारा देखी, जिसके परिणाम स्वरूप वो यहाँ पर राज्य करना उनके लिए असंभव था। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाया और ऐसे बीज बोने का प्रयास किया इस भारतीय संस्कृति में, भारत या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद से मूल्यों का ह्रास का पतन हमारे यहाँ पर चरम उत्कर्ष से प्राप्त हुआ। लोगों में आधुनिकता का बीज बोया गया। हमने अपनी परंपरा और आधुनिकता में हमने अंतर करना शुरू किया। परंपरा के स्थान पर हमने, हमारी संस्कृति के स्थान पर आधुनिकता को बढ़ावा दिया, आधुनिकता को प्रायोरिटी दी गई हमारे। जब ये कार्य विकास प्रारंभ हुए तो मूल्यों का ह्रास धीरे 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 सुधार होता गया, भौतिकवाद को बढ़ावा दिया गया। जो आज हम देखते हैं कि समाज पूरा के पूरा एक भौतिकता की अंधाधुंध दौड़ में भाग रहा है, अपने सनातन मूल्यों को, परंपरागत मूल्यों को छोड़ते हुए भौतिकता के कई सारे परिणाम, दुष्परिणाम, और हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या परिणाम हो रहे हैं। आज भौतिकता के युग में लोगों ने अपनी संस्कृतियों को भूला, परंपराओं को भूला, मूल्यों को भूला, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम कई सारी महामारियों को देखते हैं। हमने प्रकृति का संरक्षण करना छोड़ दिया। जो प्रकृति के प्रति प्रेम होता था, आज हम कहते हैं कि गंगा कितनी मैली है या यमुना कितनी मैली है। लेकिन ये जो इसके मूल में यदि हम देखें तो जो हम भौतिकता का जो उपयोग कर रहे हैं, भौतिकवाद को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं
मुख्य रूप से प्रमुख रही है। इसी कारण से यह मूल्यों के ह्रास में यह भी एक प्रमुख कारण है। अयम निजः की भावना का भी बहुत ज़्यादा से विकास हुआ है। जो हमारी परंपरा रही है कि परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए, परोपकारार्थमिदं शरीरम, यह भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन परंपरा की संकल्पना रही है। लेकिन अयम निजः, यह मेरा, इस भावना का जो विकास होना शुरू हुआ, हम किसी भी कार्य को, यदि हम आज किसी भी वर्तमान समय में किसी का भी सहयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी उससे एक अपेक्षा रहती है कि यह भी उस कार्य के प्रतिफल हमें कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। यह भावना भी कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन या शाश्वत मूल्य थे उनको ह्रास करने में प्रमुख रूप से रही है। हमने अपनी संस्कृति से मोह भंग कर लिया, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने आध्यात्मिकता से हमने मोह अपना हटा लिया, आध्यात्मिकता को अपने जीवन से हम दूर करते चले जा रहे हैं। विनम्रता का भी स्थान अब, जहाँ पर हम विद्या की बात करते हैं कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि विनम्रता का कहीं ना कहीं स्थान शून्यता की ओर प्रतीत होता है। विनम्रता बहुत निम्न स्तर पर पहुंच रही है। शिक्षा का औद्योगिकीकरण होने लगा। जब पुराने समय में शिक्षा को दान माना जाता है, शिक्षा दान महादान, विद्या दान महादान, लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे है। दो चीज़ों का आज हम देखेंगे व्यवसाय सबसे ज़्यादा है, एक चिकित्सा का और एक विद्या का या शिक्षा का। ये दोनों व्यवसाय आज इतने फलीभूत हो रहे हैं, इतने चरमोत्कर्ष पे है, जिसके के कारण हमारे मूल्यों का ह्रास भी हुआ है। पुराने परंपरा में चिकित्सा और चाहे विद्या की बात करें, दोनों का कहीं ना कहीं अपना स्थान था। एक दान के रूप में वह स्वीकार की जाती थी, उसके रूप में हमें दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होती थी, वो एक पृथक पक्ष था, लेकिन व्यवसायीकरण उतना नहीं था। साथ ही साथ हम प्रत्येक वस्तु का व्यवसायीकरण भी करने लगे हैं। पुरानी परंपरा रही है, हमारी पुरानी परंपरा में कई सारी चीज़ों को हम आज भी गाँव में देखते हैं, तो चाहे दूध हो, मठा हो, इस प्रकार की परंपराओं को एक दूसरे से लेन देन बड़े सामान्य तरीके से होता है। लेकिन वर्तमान समय में व्यवसायीकरण इतना हावी हो गया है कि केवल अयम निजः की भावना है। ये सारे कारण रहे हैं, यह सारे कारण हैं जिनके कारण मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अब जब मूल्यों के ह्रास से संबंधित हम समाज की संकल्पना करते हैं कि वर्तमान समाज में जब मूल्यों का ह्रास हुआ, मूल्यों का पतन इतना हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें हमारे समाज में किस प्रकार का समाज हमें दृष्टिगोचर होता है, किस प्रकार का समाज हमें देखने को मिलता है, तो हम देखेंगे आज कि समाज में सबसे ज़्यादा अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं अत्यधिक रूप से घटती जा रही है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की बात करें, छोटे छोटे बच्चियों से संबंधित विषयों पर चर्चा। कहाँ मानवता हमारे गई, कहाँ हमारे शाश्वत मूल्य गए? हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वह संकल्पना कहाँ गई? उस संकल्पना का ह्रास हुआ। मूल्यों के ह्रास के फलस्वरूप यह जो समाज में जितने भी कुकृत्य हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मानव मस्तिष्क में मूल्यों का ह्रास है। उनके मूल में, मानव मस्तिष्क में मूल्यों के ह्रास का ही एक प्रमुख कारण है। आज हम देखते हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं। भाई फेसबुक हुई या अकाउंट से संबंधित लोग किस स्तर तक जा रहे हैं, चोरी करना, डकैती करना इत्यादि दुर्गुणों का समाज में प्राचुर्य दिखने को दिखाई मिलता है। साथ ही साथ मूल्यों के ह्रास के फलस्वरूप पारिवारिक कलह देखने को मिलती है, आपसी संबंधों में अत्यधिक मतभेद हमें दृष्टिगोचर होते हैं, अकर्मण्यता दिखाई देती है, नशा इत्यादि का प्रयोग बहुतायत में समाज में देखने को मिलता है। आपराधिक घटना जो कि प्रतिदिन देख रहे हैं, कहीं पर भी हत्या हो जाना, चोरी की घटनाएं घटना, ये सब, इन सब का मूल्यों के
मूल्यों के ह्रास के फलस्वरूप ही यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं। हम प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। प्रकृति में प्रदत्त जो हमें संसाधन है, हमारे यहाँ तो यह परंपरा थी कि प्रकृति को भी हम अपना मानते थे। उसमें भी हम प्रकृति या किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूजा विधान सब करने की परंपरा है हमारी। लेकिन आज हमें यदि हमारी आवश्यकता होती है तो प्रकृति का हम चाहे जिस रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये सब कारण है मूल्यों के ह्रास के फलस्वरूप यह समाज में हमें दृष्टिगोचर होता है। इन सभी संप्रत्ययों को हम देखेंगे, इन सभी कारणों को जब देखते हैं तब हमें यह जो मूल्य आधारित शिक्षा है इस क्योंकि इन समाज होगा तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब कहा भी गया है कि कलयुग में अनाचार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसका मुख्य कारण मूल्यों का ह्रास है। इन्हीं सब संकल्पनाओं के साथ अब हम शिक्षा व्यवस्था में देखें तो मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कई शिक्षा आयोगों का गठन हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। उन सभी ने कहीं न कहीं नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा को महत्व देने की बात कही है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के कुछ आयोगों पर विचार करें तो 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बना, 1952-53 में मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग हुआ, 1964 से 66 में कोठारी आयोग हुआ जिसने कि विशेष रूप से नैतिक शिक्षा पर बल दिया, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई या 1990-92 में इस शिक्षा नीति पर विचार विमर्श की बात हुई, या जो आज 2019 की शिक्षा नीति है। इन सभी शिक्षा नीतियों में इन्हीं सभी शिक्षा आयोगों ने शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया कि समाज में जो दुराचार की भावना को, अनाचार की भावना को हम केवल और केवल मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से, मूल्यों के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। हमें आज पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को रखना पड़ रहा है। अब हम यदि संकल्पना पर विचार करें कि समाज में यह मूल्यों का पुनर्स्थापन या मूल्यों का दृढ़ीकरण या मूल्यों का आत्मसात हम कैसे कर सकते हैं समाज में, इस समाज में मूल्यों का आत्मसात किस रूप में हम करें, ऐसे वे कौन से मानक हैं जिनके माध्यम से हम पुनः सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं, पुनः एक सुसंगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं। उसकी संकल्पना के लिए हमारी शाश्वत परंपरा, हमारी सनातन परंपरा ही हमारे मस्तिष्क पटल पर आती है। वह हमें प्रतिपल मूल्य आधारित जीवन जीने की संकल्प, उस क्रम में सर्वप्रथम यदि हम देखें तो हमारे यहाँ सदाचार की भावना पर विशेष बल दिया गया। हमारी सनातन परंपरा में कहा भी गया है आचारः परमो धर्मः। सदाचार का विशेष महत्व हमारी भारतीय सनातन परंपरा में रहा है। कहते भी हैं कि जो हमारा सदाचार है या चरित्र है उसकी रक्षा हमें बड़े ही यत्नपूर्वक करनी चाहिए। एक श्लोक प्राप्त होता है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात यदि वर्तमान समय में हम समाज में जो चरित्र है उसकी रक्षा बड़े ही यत्न के पूर्वक की जाती है। धन जो है वह तो आता जाता रहता है, धन को तो हम पुनः स्थापित कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार चरित्र चला जाता है तो बड़ी बदनामी या यूँ कहेंगे कि समाज में एक बुरी अवधारणा से हमें रूबरू होना पड़ता है। इसी सदाचार के महत्व को एक अंग्रेजी लेखक ने भी बड़े ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है कि इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अर्थात चरित्र की यह जो संकल्पना है, चरित्र रक्षा की जो बात है, वह हमारी परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में मूल रूप से निहित है और उसको कहीं ना कहीं हमें समाज में इस रूप में प्रत्येक वर्ग के अंदर स्थापित करना होगा जिससे कि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके।
दूसरे शाश्वत मूल्य पर, आधार स्तंभ मूल्यों के दूसरे पर विचार करें तो सत्य का परिपालन। आज वर्तमान समाज में झूठ इस कदर बढ़ रहा है, झूठ का व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि उसकी कोई हद नहीं। और मित्रों, जब हम एक बार झूठ का सहारा लेते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अतः हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, हमारी परंपरा रही है कि सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्यम वद धर्मम च, सत्य बोलो, सत्य के अनुसरण करो। इस संकल्पना को हमें अपनाना होगा। कबीर दास जी ने स्वयं कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अर्थात सत्य जो है उसके बराबर कोई दूसरी संकल्पना ही नहीं है। और यदि इस वर्तमान समाज में हम सत्य को पुनर्स्थापित कर पाए, लोगों के मन में, लोगों के जहन में सत्य को स्थापित कर पाए, तो निश्चित ही मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता, मूल्य आधारित समाज की संकल्पना निश्चित रूप से समाज में व्याप्त हो जाएगी। हमें मूल्य आधारित शिक्षा के अन्य आधार स्तंभ पर जो प्रमुख है उसमें अहिंसा भी आता है। आज समाज में हिंसा का इतना अधिक व्यापक प्रयोग होने लगा है, लोगों ने क्रोध को तो ऐसा मान रखा है कि जरा सी बात पे, छोटी छोटी बातों पर इंसान को क्रोध आता है, जबकि महाभारत में खुद कहा गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध इंसान को नहीं करना चाहिए, अहिंसा का हमें पालन करना होगा, अहिंसा की प्रवृत्ति हमें अपनानी होगी। आज हम जो हिंसात्मक प्रक्रिया है आज देख रहे हैं, चाहे कोरोना महामारी हो, इसके भी कहीं ना कहीं मूल्य में जो मानव की हिंसात्मक प्रवृत्ति जो रही है वो कहीं ना कहीं रही है, उसका प्रमुख स्थान रहा है। अहिंसा परमो धर्मः की हमारी संकल्पना है, हमें अहिंसा को बढ़ावा देना होगा, अहिंसा पर हमें समाज में अहिंसा को पुनर्स्थापित करना होगा, तभी मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता की संकल्पना पूर्ण हो पाएगी। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुर्देवो भवः, यह संकल्पना हमारे यहाँ पर व्याप्त थी। आज इन सब का कहीं न कहीं हमें समाज में ह्रास होता दिख रहा है। पुनः इन सभी गुणों को, इन सभी आदर्शों को हमें अपने समाज में स्थापित करना होगा। पारलौकिक भावना का भी लोगों में हमें विकास करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम भौतिकवाद के साथ चल रहे हैं, भौतिकता के साथ जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी पारलौकिक भावनाओं को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आध्यात्म की भावना को अपनाना पड़ेगा, पारलौकिक भावना को अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण कि हम मूल्यों का पुनः इस समाज में स्थापना कर सकते हैं। इसी क्रम में धर्म का आचरण भी हमें करना होगा। कई लोग धर्म के सामान्य अर्थ को ले लेते हैं एक समुदाय विशेष से, वस्तुतः धर्म का वह सनातन परंपरा में अर्थ नहीं है। धर्म तो धारण किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ऐसे हमारे धर्म की परिभाषा की गई है। और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, हमें अपने धर्म का पालन करना होगा, क्योंकि कहा भी जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें धर्मानुसार अपने जीवन को जीना होगा, अपने जीवन को अपनाना होगा, जिससे कि यह मूल्य विहीन समाज को हम मूल्य युक्त समाज में परिवर्तित कर सकें। परोपकार की भावना को पुनः अंतःकरण में आत्मसात करना होगा। हम देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रकृति हमेशा परोपकार के लिए है, चाहे वृक्ष हो, जल हो, कहा भी गया है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। यह जो परोपकार की हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में संकल्पना है, उसको अपनाना पड़ेगा। आज व्यक्ति स्वयं के लिए जीना चाहता है, स्वयं के लिए कार्यों को कर रहा है। इस संकल्पना का ही मुख्य कारण है, जिसके कारण ही मूल्यों के ह्रास आज हमें दृष्टिगोचर होते हैं। कहा भी गया है पुराणों में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसे परोपकार की महत्ता को हमारी सनातन परंपरा में बताया गया है, जिसका कि हमें
समाज में प्रतिपल इसका विकास करना होगा, परोपकार की भावना को। और वर्तमान समय में यह हमें दृष्टिगोचर भी होता है। आज देखिए, आज कोरोना नामक जो महामारी आई है, इसमें कई सारे ऐसे हमें NGOs देखने को मिलेंगे, या कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, या व्यक्ति स्वयं अपने अनुसार हमारे कई गुरुजन हैं या कई लोग हैं, वो स्वयं इस प्रकार की आदर्श स्थापना करते हैं या ऐसा आदर्श प्रतिबिंबित करते हैं, जिसके कारण परोपकार हमें दृष्टिगोचर होता है। कई जगह पर निःशुल्क भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं हम जब से लॉकडाउन हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ तब से हमें इस पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। लोगों में परोपकार की भावना का विकास है, परोपकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनसामान्य में ह्रास है। इसको हमें सीखना होगा, इसका हमें पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी के साथ साथ समाज सेवा, जो कि परोपकार के अंतर्गत समाज सेवा भी आती है। आज हम देखते हैं कि समाज में इतने ज़्यादा मतभेद हो गए हैं, लोग छोटी छोटी बातों से। अभी मैं न्यूज़पेपर में ही कुछ पढ़ रहा था, आप देखेंगे तो कहीं इलाहाबाद की घटना देखने को मिलती है, जहाँ कुछ ज़मीनी विवाद के कारण पारिवारिक लोगों ने ही एक दूसरे की हत्या कर दी। किस प्रकार के समाज की हम संकल्पना कर रहे हैं, किस प्रकार के समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, क्या ऐसे अर्थ का हम करेंगे? वह अर्थ किस काम का, जिस अर्थ का उपयोग ही हम सही अपने जनों के साथ, अपने सामाजिक लोगों के साथ नहीं कर सके, वैसे अर्थ की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? इसलिए हमें समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, इसको निश्चित तौर पर अपने अंतःकरण में, अपने समाज में, आज हम राष्ट्र सेवा के रूप में देखें तो हमारे बीच कई सारे उदाहरण है। हमारे कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्र सेवा के नाम पे अपने शरीर को, अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि जो महापुरुष हुए हैं, वो सभी राष्ट्र सेवा की एक प्रतिबिंबित मूर्ति हैं हमारे समक्ष। इनसे हमें सीखना होगा। आज भी हम देखते हैं यह राष्ट्र सेवा में, कोरोना जैसी महामारी में, चाहे चिकित्सक हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे भारत के अन्यान्य लोग हों, वह अपने कार्यों का, या पूरा विश्व हम जिसकी बात करें, वह अपने कार्यों का संपादन, अपने दायित्वों का संपादन बड़े ही ईमानदारी, बड़े ही निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हैं। आज हम समाज में देख रहे हैं, तो इस भावना का और अधिक विकास हो। क्यों हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जब तक हम इन गुणों को, इन दुर्गुणों को दूर नहीं करेंगे, भौतिकता को दूर नहीं करेंगे, प्रकृति को अपना नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी महामारियां, ऐसे कई प्रकार के हमें कष्टों का आमना सामना होता रहेगा। और इन सब के मूल में मूल्य ही नहीं है। इसलिए हमें मूल्य आधारित शिक्षा की, मूल्य आधारित संकल्पना की व्यवस्था करनी पड़ेगी, विश्व बंधुत्व की भावना की बात करनी पड़ेगी। आज हम देखते हैं कि हमारे देश ने इस कोरोना नामक महामारी में एक अलग ही भूमिका निभाई है। विदेशों की बड़े ही तत्परता के साथ मदद इस समय वर्तमान में हमारा देश कर रहा है। इस संकल्पना को अपनाना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को भी इस पूरी वसुधा को हमें अपना परिवार मानना होगा, क्योंकि हमारी संकल्पना है, हमारी परंपरा है, हमारा शाश्वत मूल्य है कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। यह उदार चरित जो इंसान होते हैं, वह पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, और उस संकल्पना को, उस व्यवस्था को, उस ज्ञान को हमें आत्मसात करना होगा, हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा, जिससे कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। हमें पुनर्जन्म की भावना पर भी विश्वास करना होगा इत्यादि। यह जो मानक है, इन सबका, यह जो आधार स्तंभ है, इन सबका यदि हम वर्तमान समाज में उपयोग करते हैं, वर्तमान समाज में पुनर्स्थापित कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्योंकि यह समाज आज के
वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कलुषित होता जा रहा है। कहीं न कहीं मानव के अंदर शाश्वत मूल्यों का पर ह्रास होता जा रहा है, शाश्वत मूल्यों के प्रति अनास्था होती जा रही है, परंपराओं का ह्रास होता जा रहा है। हम आधुनिकीकरण को अपना रहे हैं, हमें आधुनिकीकरण को अपनाना है, वैज्ञानिकता को अपनाना है, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को, अपने शाश्वत मूल्यों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मूल्य के विहीन यह समाज की संकल्पना करना भी मुश्किल होगा और फिर मनुष्य और पशु में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए यह जो समाज हमें वर्तमान समय में दृष्टिगोचर होता है, उसमें मूल्य आधारित शिक्षा की संकल्पना, मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता या मूल्य आधारित शिक्षा की महत्ता, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था समाज में स्थापित करनी होगी, ऐसे मानक हमें स्थापित करने होंगे। उसमें समाज का प्रत्येक वर्ग, यह नहीं कि केवल शिक्षक का वहाँ दायित्व होगा, परिवार का भी दायित्व होगा, समाज का भी दायित्व होगा, व्यक्तित्व का भी दायित्व होगा कि हम इस प्रकार से आदर्श, इस प्रकार से अपने स्वरूप को हम स्थापित करें, इस प्रकार के व्यवहार को हम स्थापित करें जिससे कि समाज की संकल्पना, एक सभ्य समाज की संकल्पना का निर्माण हो सके। हमें वैसा ही कार्य करना है जिसका कि हम वैसा आचरण करें जो कि हमारे लिए जो चीज़ बुरी है वो निश्चित तौर पर दूसरे के लिए भी बुरी होगी। इस संकल्पना को मानना होगा। प्रतिपल हमें मूल्य आधारित शिक्षा, चाहे औपचारिक रूप से हो, चाहे अनौपचारिक रूप से हो, चाहे विद्यालयों में हो, महाविद्यालयों में हो, घरों में हो, समाज में हो, प्रत्येक स्तर पर हमें मूल्य आधारित शिक्षा, अपने आचार, अपने व्यवहार से हमें समाज में एक नई दिशा देनी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ही हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। और यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः है, इसमें हमें प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हमें जागरूकता समाज में अपनानी चाहिए, जिससे कि इस कलुषित समाज को हम एक सकारात्मक समाज की या सभ्य समाज का निर्माण कर सके, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी सुखमय जीवन यापन करे, असुरक्षा की भावना नहीं रहे, परस्पर प्रेम रहे, स्नेह रहे और ऐसा जीवन हो जिसको कि हम राम राज्य की संकल्पना कह सकते हैं या सभ्यता का एक आदर्श प्रतिबिंबित हो, वैसे समाज की हमें संकल्पना करनी होगी। और उन सब के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व को समझना होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ पुनः मैं एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त विद्यार्थियों, समस्त कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं। और यह जो ज्ञान की परंपरा आप इस लॉकडाउन की अवधि में समाज में आप भी एक कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में मैं देखता हूं कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के सकारात्मक कार्य हमें करने होंगे। वर्तमान समय कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, उसमें हमें जो भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं उनका हमें अक्षरशः पालन करना होगा। इसी संकल्पना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।